बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग लाइंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब कर्व्स पे आते हैं। कर्व्स को बेसिकली आपने नाम देखा होगा, अक्सर बुक्स में कोनिक कर्व्स लिखा हुआ है। तो कोनिक वर्ड क्यों आया? पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोनिक इसलिए आया कि ये कर्व जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सर्किल आता है, हाइपरबोला आता है, पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, तो काफ़ी हजारों साल से लोग इसको स्टडी कर रहे थे और उसको उसके शेप को विजुलाइज किया गया। वो इस तरह से डिसाइड किया गया कि अगर आप ये कोन आप लेते हैं, कोनिक, तो अगर ये आप एक कोन लेते हैं, कोनिक की बात आ रही है, तो इसमें देखिए ये चीज जो है बेस इसका, ये तो सर्कुलर है। अगर आप इसको ऐसे काटें, इसको कहीं भी ऐसे एक प्लेन से काटें, तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो सर्किल होगा। वो एक तो वो कर्व हो गया सर्किल वाला। दूसरा एक हो सकता है कि अगर आप इसको थोड़ा ऑब्लिक इस तरह से काटे यहाँ पे कहीं पे, तो ये जो आएगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये इसको इस तरह से प्लेन को एक प्लेन से ऐसे काटे, तो वो जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो इलिप्स होता है। एंड उसके बाद अगर अगर आप इस लाइन के पैरेलल अगर कुछ इस तरह से काटें, इस तरह से काटें, तो वो जो आएगा वो इस तरह से बनेगी कोई सरफेस। ये क्या होगा? ये पैराबोला होगा। ये इस लाइन के पैरेलल अगर आपने इसको ऐसे काटा, तो वो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, इधर से दिखाई देगा, वो पैराबोला बनेगा। तो आपको सर्किल, इलिप्स, पैराबोला तो हमने बता दिया। अब आता है कि हाइपरबोला कैसे बना। हम इसी कोण को दोनों तरफ डब्लू वाला पूरा पार्ट ले लेते हैं, तो उस केस में अब ये देखिए, अगर थोड़ा इस पे काट रहे थे तो इलिप्स बन रहा था, थोड़ा और स्टीप हो गए, तो स्टीप थोड़ा और हो गए, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट ये मिला करके ऐसे हमने कुछ इस तरह से ऐसे रखा, ऐसे काट दिया, तो ये ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन, ये जो हुआ होंगे, ये हाइपरबोला होंगे। तो बेसिकली ये जो कर्व है, ये कोनिक स्ट्रक्चर से, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से विजुलाइज किए गए शुरुआत में, इसलिए इनको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। अब इन कर्व्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम सर्किल के बारे में आइडिया लेते हैं। तो सर्किल क्या है, जैसे आपको पता है सर्किल को कैसे डिफाइन करते हैं। ये अगर ये कोई सर्किल है, तो इसका आपको जो ज्योमेट्री से पता है कि एक सेंटर होता है और एक रेडियस होती है। तो ये दो चीजें जो उसकी फिक्स होती हैं, सेंटर और रेडियस। अदरवाइज आपने सेंटर हटा के इस जगह पे कर दिया, सर्किल खसक जाएगा, रेडियस भले उतनी ही रहे, पर सेंटर और रेडियस आपको दे दी है, तो इसका मतलब आप सर्किल को डिफाइन कर सकते हो। तो वही चीज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कैसे करेंगे, ये देखिए। अगर ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट यहां पे लिया, सपोज कीजिए ए बी, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और फिर हम कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट यहां से पी है, जिसका कोऑर्डिनेट वेरिएबल है एक्स वाई है, और इसकी ये डिस्टेंस जो है ये आर फिक्स है। तो क्या सिचुएशन होगी, आप देखिए। ये सी है, ये तो ओरिजिन हो गया, ये ए बी हो गया कुछ, ये पॉइंट यहाँ पे कोई एक्स वाई ले लिया हमने, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं पे भी प्लेन में घूम सकता है, पर ये दोनों की डिस्टेंस जो है सेम रहेगी, आर रहेगी, फिक्स है। इसी बाय डेफिनेशन से ही हम सर्किल का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या इक्वेशन बनेगी, ये देखेंगे। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना आता है, तो डिस्टेंस इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो अगर निकालें तो क्या होगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस हो गई। अब ये डिस्टेंस आपको दिया है कि उसकी रेडियस के बराबर है, दिस इज इक्वल टू रेडियस। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, इसको इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई
इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जाना जाएगा। ये हो गया। इस टाइप की बेसिकली इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसको हम एक तो सर्किल की इक्वेशन हम शुरू करते हैं यहाँ से। एक तो सर्किल की इक्वेशन सीधे हो गई, वो है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक सर्किल की इक्वेशन हो गई। एक सर्किल की इक्वेशन इस टाइप की हो सकती है, ये पूरा इसका कांस्टेंट है तो इसको हम कोई भी कांस्टेंट से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x का टर्म होगा, y का टर्म होगा और c का कांस्टेंट होगा। x और y के कोफिशिएंट जो है 1 होंगे और बराबर होंगे। तो जनरल सर्किट की इक्वेशन कुछ इस टाइप की भी आ सकती है, क्योंकि a और b प्लस माइनस भी हो सकते हैं। इस टाइप की इक्वेशन एक जनरल सर्किल की इक्वेशन हो सकती है, जहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, y का टर्म है। अगर a निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो सकता है, b निगेटिव हुआ तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी तो वो भी बेसिकली सर्किल इक्वेशन होती है। ओनली थिंग यहाँ पे देखिए एक्स वाई का टर्म नहीं है, मिसिंग है, और एक्स और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल है। तो कुल मिला के सर्किल का कॉन्सेप्ट वैसे इसी से चल जाएगा। इस सब जनरल इक्वेशन में बाद में आएंगे, क्योंकि जब कोनिक सारे पढ़ लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स वाई में होती है उनमें फिर कौन सर्किल होगा, कौन इलिप्स होगा, कौन पैराबोला होगा, क्या है उसको हम बाद में दोबारा आएंगे। अभी तो आप सर्किल के कॉन्सेप्ट इसी पे आ जाइए, इसी से मोस्टली क्वेश्चन आपके शुरुआत में। इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको बुक में मिले, जैसे आपको कोई सर्किल की क्वेश्चन दे दी, फिर उसको बोला कि ये तो इसका सेंटर है और ये कोई पॉइंट पी है, तो इसमें आप यहाँ पे टेंजेंट निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट पी है तो इस टेंजेंट निकालिए। तो अगर पॉइंट पी दिया है तो आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। वो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करोगे, इसका स्लोप मिल जाएगा, ये स्लोप मिल जाएगा, एंड ये अगर 90 एंगल है तो इस लाइन का भी स्लोप आपको मिल जाएगा उससे, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1, दो परपेंडिकुलर लाइन में रिलेशन होता है दो स्लोप का। तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो वो मिल जाएगा। और फिर वो पॉइंट का आपको ये पॉइंट अगर ए बी पता है तो फिर अगर स्लोप मिल गया तो इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना भी आपको कुछ क्वेश्चन में मिलेगा, जो आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब हम स्पेसिफिकली आज की क्लास को बेसिकली हम पैराबोला पे डिवोट करना चाह रहे हैं। पैराबोला करने से पहले थोड़ा कुछ एक कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें आता है जिससे हम एक जनरली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सर्किल को आपने क्या डिफाइन किया, एक फिक्स पॉइंट से अगर किसी वेरिएबल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल है तो वो वेरिएबल पॉइंट बेसिकली सर्किल होगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किल। इस तरह से अगर बाकी जो इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, उनके लिए क्या किया गया, उसके लिए आप दो कॉन्सेप्ट देखिए। एक फोकस की बात की गई कि एक पॉइंट आपने फोकस दिया और ये कोई वेरिएबल पॉइंट हो गया एक्स वाई, ठीक है। फिर एक लाइन, इंपॉर्टेंट इज वन पॉइंट एंड वन लाइन, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर ये वेरिएबल पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है पी एफ, और पी से हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाला, तो ये अगर हम निकालें पी एफ निकालें, पी एफ अपान पी एम निकालें, बेसिकली ये पी एफ की डिस्टेंस और पी एम की डिस्टेंस, इसके रेशियो को एक बोला गया ई। इस रेशियो को ई नाम दे दिया गया। ई को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ई वर्ड को बोला गया इसेंट्रिसिटी। वेरिएबल पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस को डिवाइड किया गया वेरिएबल पॉइंट से एक लाइन से डिस्टेंस से। रिपीट, वेरिएबल पॉइंट से ये जो फिक्स पॉइंट है जिसको फोकस बोला गया, इसको फोकस कहते हैं, फोकस। तो वेरिएबल पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को डिवाइड किया गया वेरिएबल पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस को, एंड उसकी जो रेशियो आया उसको ई बोलते हैं। अब देखिए
ये जो है, अब ये जो ई आता है, इफ इज 0 से 1 के बीच में है इसकी वैल्यू, तो ये तो फिर तो कर्व, ये जो पी पॉइंट होगा इसका कर्व इलिप्स होगा। अगर ये इक्वल टू 1 है मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो ये पैराबोला होगा, एंड अगर ये ग्रेटर देन है तो हाइपरबोला होगा। तो ये जो तीन कर्व कोनिक सेक्शंस हैं उनको इस तरह से आप डिफाइन करके फिर हम उसका वन बाय वन उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन क्या बनती है वो देखेंगे। तो अभी फर्स्ट हम पैराबोला देखेंगे। तो पैराबोला के लिए ई इज 1, तो इफ ई इज 1 दैट मींस दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये आप ध्यान रखिएगा, इसके बेसिस पे हम पैराबोला के आगे के कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। अब सपोज कीजिए y एक्सिस ये हो गया x एक्सिस, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो फोकस, ये फोकस फिक्स पॉइंट था, इसका हम मानेंगे इसका ये x एक्सिस पे है और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 0 है। फिर एक डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, ये होगी यहाँ पे पीछे जो भी हमने डायरेक्ट्रिक्स की बात की थी इस तरह से। एंड देन कर्व कैसा होगा, अब कर्व जो है, जो कर्व हम ड्रा करें ये कुछ ऐसे ड्रा कर देते हैं कर्व, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन अगर पॉइंट यहाँ कोई पी पॉइंट है ऐसे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसकी ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये अभी हमने बाय डिफरेंस ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। डायरेक्ट्रिक्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, यहां से हम ड्रा करते हैं -a0 पे, क्योंकि अब ये एक्स वाई जो है ये डिस्टेंस हमारे बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके लिए ये डिस्टेंस बराबर होगी, इसलिए -a0 हो जाएगा। अगर ये फोकस पॉइंट a0 है तो ये डायरेक्ट्रिक्स उतना ही इस पॉइंट के लिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, तो -a0 हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -a अगर जाओगे तो। अब हमें देखना क्या है, ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस जनरल वेरिएबल पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए तो क्या था 0 0, यहाँ पे तो 0 0 ये ओरिजिन मामला है, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस होगा, ये -a0 हो गया। अब पर जनरल एक्स वाई पॉइंट अगर कर्व पे है तो उसकी क्या होगी, ये डिस्टेंस निकालिए और इस डिस्टेंस के बराबर कर दीजिए। पीएफ क्या है, पीएफ इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट पता है तो आप ये निकाल लोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पीएफ हो गया। अब पीएम कितना है, पीएम देखिए थोड़ा एक ज्योमेट्री का इसमें देखिए यूज। ये डिस्टेंस तो हो गई a एंड ये x ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये जहां काट रहा होगा ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी x, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस एक्स। तो पीएम इक्वल टू a प्लस एक्स, ये आ गया। अब पीएफ इक्वल टू पीएम होना चाहिए, तो वो अगर आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या क्या कटता है, ये कट गया, ये कट गया, इधर से ऐसे हो गया, ये बच्चा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये जो है कि कर्व की डिफिनेशन हो गई, इसकी ये इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये जो कर्व है ये इस पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब इसके लिए इसका जो फोकस पॉइंट है वो a0 पे हो गया, इसका डायरेक्ट्रिक्स है वो -a डिस्टेंस पे हो गया ओरिजिन से। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसमें क्या होगा, अगर अब डिफरेंट टाइप के पैराबोला हो जाएंगे। अगर कोई पैराबोला इस तरफ का है ऐसे, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax
वेयर जो फोकल पॉइंट होगी माइनस से जीरो, ये हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर कोई इस टाइप का पैराबोला है जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ay हो जाएगा। यहाँ पे y और x का चेंज हो जाएगा पार्ट, ये इस जब फोकस हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 a पे। इसी तरह से अगर -4ay हो गया तो ये पैराबोला पलट जाएगा। तो ये पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गए, और ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसके बाद पैराबोला का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कई बार पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे पैराबोला भी आपने ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया, तो इसमें हम करते क्या है कि x और y को एक थर्ड वेरिएबल में लिखते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उनको पैरामीटर बोलते हैं। अब इसमें अगर देखिए x को अगर a टी स्क्वायर बोले, x को a टी स्क्वायर बोले, तो y स्क्वायर कितना हो जाता है 4a टी स्क्वायर। हमने x की वैल्यू यहाँ पे ये रख दी, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। इससे y क्या आ गया 2a t, तो इसमें प्लस माइनस 2 आ जाते हैं, 2 वैल्यू आ जाते हैं। तो ये अगर इसका मतलब ये जो पैराबोला है तो इसमें कोई भी पॉइंट आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म ये जनरल पॉइंट होंगे 2at, ये ऊपर हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट at स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा -2at। तो ये एक किसी भी जो पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होगा इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन, जहां पे हमने एक्स वाई को भी थर्ड वेरिएबल में लिख दिया। ये हमने चूज किया ट्रायल एरर से, जिससे इसको इस तरह से चूज किया जिससे ये पूरा राइट साइड स्क्वायर में बन जाए, इसलिए एटी स्क्वायर लिखा, क्योंकि एक तो 4 ऑलरेडी इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, ए मिल जाएगा तो स्क्वायर रूट मिल जाएगा, और टी स्क्वायर कर दिया तो इससे इसका वाई स्क्वायर का प्रॉपर स्क्वायर रूट बन जाए। तो ये हमने ट्रायल एरर से किया, उससे वाई ले लिया। ये इसको बेसिकली ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होती है। ये दो पॉइंट हो गए, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई पैराबोला की। पैरामीट्रिक इक्वेशन के बेसिस पे आपको पैराबोला पे टेंजेंट निकालने का आया होगा कि कैसे निकालेंगे। तो ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन ध्यान रखिए, एटी स्क्वायर एंड 280, ये हो गया पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब अगर कोई ये पैराबोला है, इस पे कहीं पे कोई टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, या आप बुक्स में देखोगे टेंजेंट की इक्वेशन बनाई गई होगी, वो आप एक्स वाई में भी निकाल सकते हो, पर जरा आप पैरामीट्रिक के निकालना है क्योंकि किसी पर्पज से, क्योंकि हम कुछ आज की डेट में इसको पैराबोला को हम थोड़ा फिजिक्स से भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जिससे यू विल हैव आइडिया कि जेई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आगे चल के आप देखोगे फिजिक्स और मैथ का कन्वर्जेंस कुछ क्वेश्चंस में होगा। तो वो एक चीज यहाँ पे आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इस पे ये अगर ये बेसिकली ये पैराबोला है जिसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमको ये बता दिया गया कि ये जो पॉइंट है ये 80 स्क्वायर एंड ये 280 है। पैराबोला के इस इक्वेशन पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ये है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन से। अब टेंजेंट निकालने के क्या आपको स्लोप चाहिए होगा, इसका ये वाला स्लोप चाहिए होगा। स्लोप कैसे निकलेगा, टेन थीटा, थोड़ा कैलकुलस का यूज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx हो जाएगा। स्लोप यहाँ पे क्या होगा, इस कर्व का dy बाई, अगर ये कर्व को हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x में निकालेंगे, तो कर्व उसका dy बाई dx निकालेंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट का भी आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx, ठीक है। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dx
बाई डी टी। तो डिवाइड बाई डीएक्स निकालने के लिए क्या बोलने डिवाइड बाई डी टी निकाल लो, डीएक्स बाई डी टी निकालो, डिवाइड कर दो तो डिवाइड बाई डीएक्स आ जाएगा। तो इस केस में अभी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कैलकुलस यूज कर लिया, बट यहाँ पे थोड़ा आसान करने के लिए मैंने कैलकुलस यूज किया है। तो अब क्या है, x इक्वल टू क्या है, ए टी स्क्वायर है, इससे dx बाई डी टी क्या आ गया, दैट इज 280, एंड y क्या है, y इक्वल टू 280 है, इससे dy बाई डी टी क्या आ गया, 2a। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, this 2a divided by this 2a divided by this, that is between 2a divided by 2a t, that is 1 upon t, 1 upon t is the slope, 1 upon is the slope। तो अब अगर हम देखें तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट हम ये फार्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या लाइन की इक्वेशन होती थी जिसका स्लोप m होता था और जिसका पॉइंट किसी x1 y1 पॉइंट से वो लाइन गुजर रही होती थी। तो हमें ये पॉइंट पता है, स्लोप पता चल गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस वाई वन दैट इज 280 इक्वल टू स्लोप 1 अपॉन t मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स वन एक्स माइनस 80 स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो रहा है, ये राइट साइड हो जाएगा x अपान टी माइनस 80, ये हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स बाई टी, ये इधर आ गया तो प्लस 80 हो गया। इसको और सॉर्ट आउट कर दे तो ये क्या आएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, पैराबोला के इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ये हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म में, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब देखिए इसका यूज कहां करेंगे, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये 80 स्क्वायर 280 पे टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब एक चीज हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कोई पैराबोला है, ठीक है, तो इस पे अगर हम ये कहें कि अगर एक लाइन ऐसे ड्रा करें, ऐसे ये लाइन जो है जो आती है, ये हम कहें कि जब ये आती है तो पैरेलल लाइन टकरा करके फोकस से गुजरती है ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको बेसिकली ये पैराबोलिक मिरर की बात करें, ये बेसिकली पैराबोलिक मिरर हो गया, ये पैराबोलिक मिरर हो गया। पैराबोलिक मिरर पे ये लाइन अगर आई, एक पैरेलल आई, यहाँ से कोई रे आई और ऐसे टकराई तो ये फोकस से गुजरती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट थोड़ा उसको मैथमेटिकली भी हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ऐसा कैसे होता है। अब देखिए आप, ये तब गुजरेगी यहां से भाई किसी भी सरफेस पे, एक अगर ऐसी सरफेस होता है जिसपे लाइन आती है तो ऐसे ऐसे निकलती है, तो ऐसे वापस टकरा जाती है, वापस चली जाती है। अगर ये मिरर है, ये ऐसे मिरर है, ये एंगल बराबर होता है और ये एंगल बराबर होता है। अगर कर्वेचर वाली सरफेस होगी, इस पर अगर कोई रे आ रही होगी, वापस जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल बराबर होगा। तो बेसिकली टेंजेंट जब कर्व के केस में होगा तो टेंजेंट से वो इक्वल एंगल बनाएगी। इस पॉइंट पे अगर हम ऐसे टेंजेंट ले यहाँ पे ये, तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। हम ये बेसिकली प्रूव करना है कि कोई रे अगर आ रही है तो टकरा के फोकस पे जाएगी, तो कब जाएगी, तभी जाएगी ना जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो हम ये प्रूव करना है, अगर ये एंगल बराबर हम प्रूव कर दें, दैट मीन्स कोई भी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई अगर रे टकराएगी, यहां से आएगी, तो वो फोकस से गुजरेगी। ये तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब कहते हैं ये एंगल बराबर है। तो जो टेंजेंट ड्रा करें उससे ये जो लाइन है, ये
जो एंगल बनाए और ये जब इधर इधर ये इससे टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के आप इधर जाएगी तो ये एंगल बराबर होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक हम ये जनरल पॉइंट ये वाला ले लेंगे। तो ये 80 स्क्वायर 280 एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये इक्वेशन जो टेंजेंट की इक्वेशन आपको मिल गई, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन से ये पॉइंट, ये अगर यहाँ पे कोई सपोज कीजिए एल पॉइंट पे काट रहा है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे वाई 0 रख दो, इसमें अगर वाई इक्वल टू 0 रख दो इस इक्वेशन में, तो एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? -80 स्क्वायर। वाई 0 रख दो, एक्स -80 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया -80 स्क्वायर 0। ये हो गया। अब देखा एल एफ मीन्स दिस प्लस दिस, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस, ये पता है ये a0 होता है, ये a0 होता है। तो एल क्या हो गई? एल क्या हो गई? ये 80 स्क्वायर डिस्टेंस ये हुई, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट -80 स्क्वायर है, इसका मतलब इतना डिस्टेंस पे है, प्लस ए। तो एल तो डिस्टेंस ये हो गई। और हम एक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ये अगर पॉइंट पी है, पीएफ क्या होगी? पीएफ निकालिए। पीएफ निकालना आसान इसलिए है कि अब इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो पीएफ निकल जाएगा। पीएफ कैसे निकालोगे? पीएफ तो वो दो पॉइंट का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उससे निकाल लोगे। तो दिस माइनस दिस 80 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ, प्लस दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखें क्या आता है। ये करोगे आप तो ये a स्क्वायर आ गया प्लस a स्क्वायर टी की पावर 4 आ गया, माइनस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया। अब दिस इक्वल टू, ये माइनस है, ये प्लस है, ये वापस आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए बेसिकली बन गया 80 स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, ये बेसिकली आ जाएगा 80 स्क्वायर प्लस a। तो LF की भी वैल्यू यही थी और PF की वैल्यू भी यही आ गई। तो मींस इस पैराबोला में ये जो डिस्टेंस, इस बेसिकली इस डायग्राम में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल का पूरा लोगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये लाइन बराबर, ये और ये लाइन बराबर, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। एंड ये मैं बोल रहा हूँ कि जो ये रे आई है पैरेलल आई एक्सिस के, और ये लाइन इसको काट रही है, तो ये एंगल इसके भी बराबर हो गया। ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब पैराबोला की बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज ये ऑप्टिक्स में यूज किया जाता है। अगर पैराबोलिक मिरर बनाया जाए और उसमें एक पैरेलल रे अगर आए, तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। ये अब आपने देखा होगा कि थोड़ा ऑप्टिक्स का बता दें। नॉर्मली ऑप्टिक्स में जो लेंस होते हैं, ये बेसिकली क्या हो गया? कॉन्केव लेंस टाइप का हो गया, पैराबोलिक कॉन्केव लेंस। नॉर्मली सर्कल सरफेस से लेंस काटे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एबरेशन होता है, स्ट्रक्चरल एबरेशंस होते हैं, वो आप उसमें ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, जिसके कारण फोकस, जितनी भी लाइट आ रही होती है वो फोकस एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होती, कुछ थोड़ा किसी एरिया में होती है। बट अगर पैराबोलिक मिरर आप यूज कर रहे हैं, तो सारी की सारी पैरेलल रे फोकस पे ही आएगी। अब इसका यूज बेसिकली रेडियो वेव सिग्नल में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जैसे वो जो डिस्क है, जो सिग्नल सैटेलाइट से ला करके आपको टीवी घर पे चलाती है, वो सारा पैरेलल रेज आ रही होती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के उसके रिसीवर पे जाती हैं सारी की सारी। उस पे यहाँ पे उसका यूज वहाँ पे होता है, क्योंकि वो जो डिस्क है वो भी पैराबोलिक स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है। जहाँ पे मैथ और फिजिक्स का मैंने कन्वर्जेंस करने की कोशिश की। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में फिर हम
बाकी जो कोनिक सेक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू।